जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 14 जनवरी का करंट अफेयर्स। वन मोर थिंग, मैंने देखा मेरी यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस हैं उस पर ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने देखी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इट विल बेनिफिटेड फॉर यू तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो राजमाता जिजाऊ के बारे में है। फिर कुछ हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 से। राजमाता जिजाऊ कौन थी ये महिला? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इनके प्रति जयंती या श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, कौन थी ये जीजाबाई भोसले थी। इनका जन्म 1598 से 1674 के बीच हुआ है। ठीक है, इनको राजमाता, राष्ट्रमाता, जीजाबाई और जिजाऊ कहते थे। ये महासलबाई जाधव और लखूजी जाधव की बेटी थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में हुआ था। जीजाबाई की शादी शाहजी भोसले से हुई थी। जब आप लोग मराठा वंशावली पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि शाहजी भोसले कौन थे। ठीक है, वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की माँ थी। ठीक है, जिजाऊ कौन थी? शिवाजी की माँ थी। रायगढ़ किले के पास पंचनगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके भूमिका या योगदान क्या था? उन्होंने पुणे में अपने पति की जागीर का प्रबंधन किया और इसे विकसित किया। मतलब ये जो जागीर दी जाती थी ना, इसका उसने मैनेज किया और पूरे तरीके से डेवलप किया। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मेंटोर यानी कि टीचर थी। इन्होंने शिवाजी को स्वराज्य, जिसके आधार पे शिवाजी इतने महान कहे जाते हैं और उनके एक वर्चस्व है पूरे राष्ट्र में, उनको जो स्वराज की परिकल्पना, ये जो स्वराज जैसा टर्म था, ये इन्होंने ही पढ़ाया था। और इन्होंने केडेश्वर और थम्बाबड़ी जोगेश्वरी टेम्पल का जीर्णोद्धार कराया था। अब आप लोग के लिए टास्क है कि आप मुझे बताएंगे ये दोनों टेम्पल कहाँ पाए जाते हैं, किसके हैं, किस शैली में बने हैं और किस राजा ने किस सन में बनवाए हैं। आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा कि थम्बाबड़ी जोगेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी न्यूज़। अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2 की न्यूज़। इशू ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होती है और इसका मुद्दा क्यों बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में अभद्र भाषा और घृणा अपराधों को रोकने में विफल रहने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो हेट स्पीचेस हो रही हैं, क्या होती हैं हेट स्पीच? ऐसी नीचे देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है। हेट स्पीच इज डिफाइंड एज एनी स्पीच, जेस्चर और कंडक्टिंग, राइटिंग और डिस्प्ले में इंसाइट वायलेंस एंड प्रेजुडिशियल एक्शन अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप और द पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप। ठीक, मतलब एक ऐसी भाषा का या ऐसे आकृति मतलब कि आप ऐसे इशारा कर रहे हैं या फिर इस तरीके के कुछ आप ऐसे अपने हाव भाव दे रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या उसके खिलाफ पहले से ही अवधारणा बना ली जाती है। जैसे जब शेड्यूल कास्ट एक्ट आया तो क्या हुआ, अगर हम लोग सही मायने में पढ़ें तो जो एक शब्द है चमार शब्द, इसको लोग बहुत गलत तरीके से लेते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। बेसिकली चमार का अर्थ क्या होता है? चमार का अर्थ है चर्मकार, चमड़े के काम करने वाले हर व्यक्ति को चमार कहते हैं। जैसे कि हम बाटा को, लखानी को, लेदर इंडस्ट्री के किसी भी बड़े ब्रांड को हम चमार कह सकते हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द लेदर गुड्स। और जो चमड़े का या चर्म का काम करे उसे चर्मकार या भाषा में चमार कहा जाता है। लेकिन लोगों ने इसका प्रयोग गाली के तौर पे, उनको अभद्रता के तौर पे, उनको उकसाने के तौर पे, उनको नीचा दिखाने के तौर पे इस्तेमाल करने लगा। तब इसको रोकने के लिए प्रावधान आया। तो हेट स्पीच क्या होती है? किसी के प्रति पूर्वाग्रह बना लेना या किसी के प्रति, किसी व्यक्ति या किसी समूह के प्रति पहले से ही हिंसा का माहौल बना देना ताकि उनको अपमानित किया जा सके या फिर उनको किसी भी तरीके से पीड़ित किया जा सके, उसको हेट स्पीच कहेंगे। ठीक है, अब इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है? ठीक, ये क्या करते हैं, समाज में जो समानता का आधार है उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, लाइक जैसे आपने कई बार देखा होगा ओवैसी, जो लोग थोड़े भी पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं उन लोगों को पता है ओवैसी एक मुस्लिम धर्म के नेता हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेट
स्पीच देते हैं, उनको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके हिसाब से वो हेट स्पीच नहीं है, उनके हिसाब से वो सामने वाले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत थिन लाइन होती है किसी को व्यंग्यात्मक तौर पे या किसी को क्रिटिसाइज़ करने में और किसी के प्रति अपमानित करने में, है ना। जैसे बहुत सारे लोग सामने वाले का अपमान करके सीधी से भाषा बोल देते हैं, या हमें मजाक कर रहा था। मजाक की एक सीमा है। जब आपकी कही हुई बातों पे सामने वाले को हंसी आए या वो खुश होता है, उसे मजाक कहते हैं। जब आपकी कही हुई बातों से सामने वाला दुखी होता है तो उसे मजाक नहीं कहते। इसी तरीके से हेट स्पीच और क्रिटिसिज्म में भी अंतर होता है। जब आपकी वजह से सामने वाले के प्रति हिंसा भड़के, उसे हेट स्पीच कहते हैं, और जब आप सामने वाले की कमी की वजह से उसकी आलोचना करते हैं और उसे सुधार का मौका देते हैं, उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हेट स्पीच से क्या हो रहा है? हेट स्पीच से जो हमारी सोशल इक्वालिटी है वो पूरी तरीके से नष्ट होती चली जाती है। जो बहुत ही ज़्यादा दबे पिछड़े लोग हैं उनके प्रति एक शोषण का भाव प्रकट करती है हेट स्पीच। ठीक है, यह समाज में समानता को कमज़ोर करता है, ऐतिहासिक हाशियाकरण, उत्पीड़न और भेदभाव की पुष्टि करता है। मतलब ये क्या करता है, जो लोग मार्जिनल लोग हैं, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो रोड साइड रहते हैं, बहुत ही बेसिक से ज़िंदगी जी रहे हैं, इन लोगों के प्रति अगर मतलब इनके प्रति हीन भावना को जागर करना भी हेट स्पीच में ही आएगा। ठीक है, इट enacted to cause psychological and physical harm to a victim as it incites violence। इससे क्या होता है, उसको फिजिकली या मेंटल टॉर्चर होता है। देखिए, आपने किसी को अगर कोई अभद्र शब्द कहा, आपने कहा, जैसे अगर हम कोई भी शब्द ले लेते हैं, ठीक है, आपने उसको वो शब्द कहा तो उसे वो मेंटली ट्रॉमा दे सकता है ना। मान लीजिए कोई मोटी लड़की है, आप उसे कहते हो कि भैंस कहाँ जा रही है ना, या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसको बुरा लग सकता है। आप इसी को बॉडी शेमिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि वो चमार है तो उसको बुरा लग सकता है, और ये बुरा लगने की बात है। ठीक है, इसीलिए हम किसी को भी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए हेट स्पीच का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हटाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसका उपयोग करके व्यक्ति या समाज को आतंकवाद, नरसंहार, जातीय सफाई या अन्य कृत्यों के लिए उकसाने के लिए किया जाता है। जैसे कि उसने क्या कहा कि अरे ये छोटी जाति है, इनको हमारे समाज से हट जाना चाहिए। अब दो लोगों के बीच में क्या हो गया, दंगे हो गए। उसने कहा अरे दूसरा धर्म है, ये हमारे धर्म को पीड़ित कर रहा है, इसलिए हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आतंकवाद या नरसंहार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बड़े पैमाने पे चीज़ों को ख़राब किया जा सके। ठीक है, It is a tool to create panic through rumors mongering against a targeted people, for example, the North Indian Exodus। आप अभी दिल्ली में जाएंगे या फिर आप कुछ नॉर्थ इंडियन लोगों को देखेंगे तो वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग भारत में काम करने आए। दे डोंट नो कि भारत उन्हीं का है, वो दिल्ली में काम करने आए, भारत के एक दूसरे भाग में, भारत के एक पहले भाग से। वो कहाँ से हैं, असम से हैं, नागालैंड से हैं। ठीक है, और उनके प्रति बीच में बहुत इशू हुआ था ना, चिंकी बोला जाता था। क्यों? मतलब उनको चाइनीज़ रेफर किया जाता है। ऑल्दो दे आर इंडियन ना, तो आप किसी की फीचर्स पे, आप किसी की बॉडी पे उसे क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करता है, किसी व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाता है, अफवाह से आतंक पैदा करता है और उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको रोकना अनिवार्य है। अब इसको रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं? भारत में IPC, CRPC और IT एक्ट के तहत इसके अलग अलग कानून हैं। हम हर एक चीज़ को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले IPC क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। मतलब भारत में अगर कोई भी दंड देने की प्रक्रिया है तो वो सब इसमें ही लिखी है। इसके सेक्शन 153A, 295A, 505 के तहत अलग अलग तरीके से हेट स्पीच को डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं 153A। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी पैदा कराना, किसके आधार पे? जन्म के आधार पे, रहने के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे। तो इन सब चीज़ों के तहत अगर कोई हेट स्पीच आई है तो किसके अंडर जाएगी? आर्टिकल सेक्शन 153A। अगर इसी के बाद कोई ऐसा कृत्य हुआ है, कैसा कृत्य हुआ है जो जानबूझ के किया गया है, दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, ठीक है, जिसका किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू त्यौहार चल रहा है, किसी मुस्लिम ने क्या किया कि कोई देवी देवता के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए। ऐसे बहुत सारे फोटो एडिटेड करके दिखाई जाते हैं ना कि शंकर जी के ऊपर पैर जूता लेके खड़ा हुआ है। तो ये क्या है? किसी की भावनाओं को हर्ट करने का तरीका। या फिर कोई मुस्लिम त्यौहार है, उस पीरियड में हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो
उनकी भावनाओं को हर्ट कर सकता है। तो ये क्या है कि जानबूझकर कुछ ऐसा एक्ट करना जो सामने वाले दूसरे धर्म की भावना को हर्ट कर सके, अगर इसके तहत कोई भी कांड किया जाता है तो आर्टिकल 295A के तहत आता है। अब बात आएगी सेक्शन 505, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा और दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयानों से। देखिए, आप लोगों को लगे ये तीनों तो सेम है, लेकिन जब क्राइम होता है उसकी परिभाषा बहुत बारीक रेखा, एक हेयर लाइन से ही चेंज हो जाती है कि इसको क्राइम कहेंगे या नहीं क्राइम कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग 2012 वाला केस देखें तो वो 16 साल का बच्चा था, ऑल्दो उसने एक हीनियस क्राइम किया था, उसने रेप किया था, बट उसकी मानसिकता को देखते हुए उसे क्या डाला, उसे किस में डाल दिया गया था कि नहीं ये इसमें बचपना था। और उसी के बाद सबसे पहले आपका ये आता है कि किसको एडल्ट माना जाएगा और किसको जुवेनाइल माना जाएगा। उसी के बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस और जुवेनाइल सिस्टम वाला प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो 505 में क्या दे रखा है कि किसी के प्रति दुर्भावना को उजागर करना। जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मान लो कोई बुद्ध है, तो उससे कह देना कि अरे यार ये बहुत हीन है, इनको कुछ आता नहीं है, बहुत नीची जाति के हैं, ये तो बहुत गंदगी से रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को बनाने का मतलब आप सेक्शन 505 के तहत दंडित किए जाएंगे। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट प्रोवाइड फॉर द अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस सच एज हेट स्पीच, ठीक है। सीआरपीसी में क्या होता है, ये उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी का प्रावधान करते हैं। मान लीजिए आपने हेट स्पीच दी है, ठीक है, तो आपके लिए गिरफ्तारी किसके तहत होगी, सीआरपीसी के तहत, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है। देखिए, आजकल सबसे आसान हो गया है किसी के प्रति उल्टा सीधा बोलना है तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए। आपके पास ईजी टू एक्सेसिबल थिंग है और उनकी रीच करोड़ों लोगों तक है ना। अगर आपने कुछ बोला, ठीक है, आपने एक छोटा सा शब्द बोला और उस शब्द के ऊपर करोड़ों लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी खान सर वाला आया था, तो एक मैडम पढ़ा रही थी, तो खान सर ने कहा ये बाल बहुत इधर उधर कर रही हैं, इस तरीके। तो आप जब बोल रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट करोड़ों लोगों पे पड़ता है। तो आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा। आप शिक्षक हैं, अगर आप अपनी भाषा का चयन नहीं करेंगे तो आपके विद्यार्थी किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर होता है। तो मुझे लगता है जो भी पब्लिक फिगर हैं, जिनको भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन स्पीच देता है, हेट स्पीच देता है, तो उस पर 36 घंटे के अंदर कार्रवाई यहीं से होगी, ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। अब कोर्ट के जजमेंट क्या है। इन द पास्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज इशूड सेवरल जजमेंट ऑन हेट स्पीच। पहला केस था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का, जिसमें उन्होंने 66A जो सेक्शन था उसको हटा दिया, ये कहकर कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके तहत इसको बाधा दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत अगर कोई इंसान फ्री होकर अपनी कोई बात कहने जा रहा है तो आप उसे हेट स्पीच के तहत नहीं लेंगे, इसलिए आर्टिकल 66A हटाया गया था 2015 में। फिर सुकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019 में, इसमें क्या, अदालत ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध भाषा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किस में, आप यूट्यूब पे हैं और आपने कहा कि अरे वो तो किसी धर्म के प्रति आपने कोई गलत बात कह दी, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि अरे हिंदू अच्छे नहीं होते, बहुत पाखंडी होते हैं, दूध वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, और इनको बंद कर देना चाहिए, शंकर जी के ऊपर क्या कहते हैं अभिषेक नहीं होना चाहिए, राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इस तरीके के मुद्दे पे मैं भड़काने वाले कोई भाषण दे देती हूँ, ठीक है। तो उसके तहत अब क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की स्पीच के ऊपर किसी का भाई होल्ड तो है नहीं। होल्ड होने का मतलब क्या है भाई, देखिए कुछ नॉर्म्स होनी चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, है ना, कुछ कायदे कानून पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो क्या कायदा है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी हम लोगों ने कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया था। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, क्या मुझे कोई बताएगा ये किस आर्टिकल के तहत आता है? 123 है।
ये आता है आर्टिकल 11। इसमें आपका सिटीजनशिप एक्ट भी आता है। ठीक है। इसकी धारा 8 ये भाषण की स्वतंत्रता और अवैध उपयोग से दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है। ठीक है। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, इसके जो सेक्शन 8 में है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये किस में दिया रखा है? सेक्शन 8 में। सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A में क्या रखा है? अगर कोई व्यक्ति चुनाव के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इससे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के तहत शामिल करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी धर्म, नस्ल के आधार पे दुश्मनी को बढ़ावा दे रही है, दो लोगों के बीच में टकराव करा रही है, तो उनके ऊपर ये रोकथाम करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 90। मैंने अभी बताया 19 में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, लेकिन ये निरंकुश नहीं है। कुछ स्थिति पे इसमें भी रोक लगाई जा सकती है, वो रोक हेट स्पीच ही है। ऑनलाइन हेट स्पीच, अब क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि भाई इंटरनेट पे अभद्र भाषा को फैलाना बहुत आसान बना दिया है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाइए और उस पर आप बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है। हालांकि इन नीतियों की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है। ऑनलाइन अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अधिक किए जाने वालों की आवश्यकता है। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएं। ठीक है। प्रिवेंशन, इट बिगिंस विद एजुकेशन, आप शिक्षा दें। ठीक है। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हेट स्पीच। भाई देखिए, जैसे अभी कुछ महिलाओं को मैं ट्रेन करी थी, मैं एक NGO चलाती हूँ जिसमें मैं महिलाओं को ट्रेन करती हूँ। तो वो महिलाएं अपनी क्वेश्चन नहीं पूछ पाई थी, अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनके अंदर संकोच था। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सब कहते हैं कि राम जी ने सीता को वनवास भेज दिया। जो व्यक्ति अपने पिता के वचन निभाने के लिए, अपने कुल की, अपने खानदान की मर्यादा रखने के लिए अपना पूरा साम्राज्य छोड़ सकता है, वो अपना वचन निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है? अगर आप कहते हैं कि हाँ वो वचनबद्ध हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। मर्यादा में क्या आता है कि इंसान वचनबद्ध हो। दूसरा, अपनी पत्नी की, अपनी माता की, महिलाओं का सम्मान करे। अगर एक व्यक्ति एक गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देता है तो क्या ये सम्मान है? ये सम्मान नहीं है। तो क्या उन्होंने ऐसा किया था? तो कहीं जगह मिलता है कि वाल्मीकि रामायण में इस तरीके का कोई भी प्रसंग नहीं दिया गया है। आगे जब हम मुगल काल के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं तो उसमें इसका जिक्र दिया गया है, ये बताने के लिए कि मतलब कुछ उनका इंटेंशन रहा होगा कि मर्यादा की सीमाओं को अगर तय कर दे तो राजा अपने भी हितों के बारे में नहीं सोचता, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं था। तो महिलाएं बहुत नहीं हुआ था, तो फिर हमको लोगों तो बताया कहाँ से है? उन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी, उनका सबने ये कहा कि हमने रामायण में देखा। तो मतलब उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी, उनको शिक्षित नहीं किया गया। हम लोग अपने धर्म नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग अपने ग्रंथ नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, इस दिमाग को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है टीवी, मूवीज़, कार्टून्स। अगर आपको किसी का दिमाग भ्रष्ट करना है तो उसे टीवी के आगे बैठा दिए, उसकी सोचने की क्षमता क्षीण होती जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? किसी भी चीज़ की रोकथाम के लिए, जैसे अभी पहले भी हम लोगों ने सिगरेट वाला इंसिडेंट पढ़ा था कि सिगरेट बैन कर देनी चाहिए। बैन करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना, इलीगैलिटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इससे अच्छा उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए। जब आपको पता चल जाएगा कि ये ख़राब चीज़ है, आप उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो आप खुद ही नहीं करेंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि एजुकेशन के साथ शुरुआत होती है किसी भी चीज़ के रोकथाम की, और हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी और ये बताना होगा कि हेट स्पीच से कितने सारे नुकसान हो जाते हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है जब लोग अपने आप पे काबू नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाते और कुछ गलत ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा उनको जीवन भर होता है। ऐसा मत सोचिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करती जो करवा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग करते हैं ना, अगर कभी हिंदू मुस्लिम राइट हुए, सिख हिंदू राइट हुए, तो जिन्होंने मारा है ना, उनके दिल से कभी पूछिएगा, जब वो शांति से बैठते होंगे तो उनको उस चीज़ का अफसोस होता होगा कि उस खून की गर्मी में, उस जल्दबाजी में हमने बहुत कुछ गलत कर दिया जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हेट स्पीच होती है ना, ये आपको इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देंगी, इतना ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें भर देंगी ना कि आप अपनी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इसके प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं?
डिफाइनिंग हेट स्पीच, देयर इज़ अ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर हेट स्पीच। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले उसकी जानकारी, उसकी एक परिभाषा होनी ज़रूरी है कि हम इसको हेट स्पीच कहेंगे और इसको हेट स्पीच नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे कोई डेफिनेशन ही नहीं कि किसको हेट स्पीच कहेंगे। हर कंट्री की, हर कल्चर के हिसाब से हेट स्पीच की डेफिनेशन बदलती चली जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किसी को काला बोल देना शायद उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अमेरिका में अगर हम लोग जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनको ब्लैक एंड वाइट बोल देते हैं तो उनके यहाँ वो एक नस्ल पे बात आ जाती है, जबकि यहाँ पे एक रंग की बात है ना। तो हमें हर एक परिदृश्य के हिसाब से हेट स्पीच की परिभाषा बदलती चली जाती है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसकी गाइडलाइन बनाना और इसको पूरे तरीके से रोकना। दूसरा, बैलेंसिंग फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। अब लोग क्या कहते हैं जो इसके पक्ष में बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोग अपनी बात खुले मन से कह रहे हैं तो आपको हेट स्पीच लगे, हम भड़का रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं। मैंने बताया ना, बहुत बारीक रेखा होती है किसी को क्रिटिसाइज़ करने में और किसी को ह्यूमिलेट करने में। जब तक हम उस रेखा का डिफरेंस नहीं समझेंगे हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हेट स्पीच और फ्री स्पीच में अंतर क्या है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग रिमूविंग हेट स्पीच ऑनलाइन। सबसे पहली बात, अगर कोई प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, यूट्यूब मैंने बनाया या कुछ भी बनाया, तो उस पर अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ तो तुरंत उस पर बैन कैसे लग सकता है? भाई जो भी उसको देख रहा है वही बैन लगाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है भाई, मैं मलयालम बोल रही हूँ, जो उसको चेकआउट कर रहा है उसे तो मलयालम आती ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस आती ही नहीं है। हेट स्पीच इज़ नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ना, ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा की ही परेशानी नहीं है। हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, अरेबिक है, अरमैनिक है, बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर कोई उस भाषा में हेट स्पीच दे रहा है एक कम्युनिटी को भड़काने के लिए, तो फिर उस पर रोकथाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सेकेंड लाइन है एड्रेसिंग हेट स्पीच, ये उसी का मतलब था। एड्रेसिंग हेट स्पीच बाय पब्लिक फिगर्स एंड पॉलिटिशियंस। अब मैंने अभी बताया था ओवैसी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे लोग भड़क जाते हैं, जिससे लोगों के बीच में एक प्रोवोकनेस की फीलिंग आ जाती है, लोगों के बीच में एक गुस्सा, एक एग्रेशन आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सिर्फ चीज़ों को बताने का तरीका होता है। मैंने बहुत छोटी थी, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से कह रहे होते हैं, उन दोनों के कहने के तरीके की वजह से उसके इम्पैक्ट बदल जाते हैं। और छोटी सी स्टोरी थी कि एक सास बहू लड़ रही होती है, सास आते ही बोल देती है कि देखो इसने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, और उस बात पे लड़ाई हो जाती है और पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है। ये शायद कहानी घर घर की टाइप एक मूवी थी, उसमें मैंने देखा था। तो उसमें क्या हुआ, बात बताने का तरीका अलग था, ठीक है, उसने कुछ और कहा था, उसने किसी और तरीके से अपनी बात बताई, उस बात बताने के तरीके की वजह से उसे गुस्सा आया और गुस्से में वो अपना आपा खो दिया, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और अच्छा इंसान था। ऋषि कपूर और उसकी मूवी है, ठीक है, जो आपकी सीता माता बनी थी उनकी मूवी है, ठीक। तो द थिंग इज़ कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो जो आपके पॉलिटिशियन हैं या जो आपकी पब्लिक फिगर हैं, जैसे अभी अमिताभ बच्चन आके अगर सिगरेट का प्रचार करेंगे तो पूरी दुनिया सिगरेट पिएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। इसीलिए जब कोरोना आया तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ से बुलवाया गया कि अभी हम सभी लोगों के अंदर आए, क्योंकि उनके प्रति सम्मान है। तो पब्लिक फिगर भी इस चीज़ का पूरे तरीके से ध्यान रखे कि उनको क्या कहना है, कैसे कहना है और किस तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब संसाधनों की भी कमी है और कानूनी ढांचा भी हमने इतना मजबूत या इतना प्रखर नहीं बनाया कि इन चीज़ों को पूरे तरीके से हम रोक सकें। ना तो हमारे पास इतने इफेक्टिव कानून हैं और ना ही उनको, देखिए कानून भी बहुत इफेक्टिव बना दे, अगर इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, उसको लागू करने वाले लोग नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, इसके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जैसे भारत क्या है, मैंने बताया ना कि अभी आज सुबह ही मैं जब बच्चों को पढ़ाई थी तो एक बात आई कि यूपी में सब्जेक्ट हट सकता है या नहीं हट सकता। तो यूपी में सब्जेक्ट नहीं हट सकता, कारण इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स मेंटालिटी है, इतनी डाइवर्स चीज़ें हैं कि उसके लिए जानकारी, एक गहनता, एक गहराई होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इतनी गहराई वहाँ नहीं आएगी, इसका मतलब है कि हाँ चीज़ें ऊपरी स्तर पे, तो जब कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम चीज़, इंडिया इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं, संस्कृति हैं, कि इसके अंदर एक भी गुंजाइश नहीं है एक चिंगारी की भी। इंडिया कैसा है, इंडिया इज़ जस्ट लाइक, आप समझ सकते हैं कि सूखे
पेट्रोल का पंप आप समझ सकते हैं। अब उसके पास आप एक छोटी सी भी आग की चिंगारी नहीं लगाएंगे, नहीं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे बहुत हम लोग संवेदनशील हैं, हम लोग इमोशनल हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यही इमोशंस हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो इंडिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, भाषा का, धर्म का, कल्चर का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस पर पूरे तरीके से अंकुश लगाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की सामुदायिक या व्यक्तिगत हानि ना हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेड इशू दैट पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर रेगुलेटर एंड पॉलिसी मेकर विच विल रिक्वायर अ मल्टीफेसेड अप्रोच दैट इंक्लूड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड लीगल एनफोर्समेंट। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ के लिए कब भड़का सकता है? जब आपके पास कुछ चीज़ों की कमी हो, जैसे आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर देखिए, आप कभी भी देखिएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर वो हिंदू गरीब है तभी वो लड़ाई झगड़ा करेगा, अगर वो मुस्लिम गरीब है तभी वो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो जाति नहीं लड़ाती है, लड़ाता आपका स्टेटस है। अगर आपका सेकुलर इंडेक्स सही है, आपके पास एजुकेशन है, आपकी जेब में पैसा है, आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप अपना कारोबार छोड़ के, अच्छा सोचिए, आपकी सोने की दुकान है, ठीक है, आपने उसमें सोना रख रखा है, और सामने वाले की चमड़े के जूते, मोची है सामने वाला, तो कौन लड़ेगा? सोने की दुकान वाला लड़ेगा कि मोची लड़ेगा? सोने की दुकान वाला कहेगा यार अपना नुकसान होगा, वो तो बम नहीं चलाएगा ना अपनी दुकान के ऊपर या अपनी दुकान के सामने, उसका तो नुकसान हो रहा है। नहीं, जो चमड़े का जूता सिल रहा है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसे आज मिला ठीक, नहीं मिला नहीं ठीक। तो आपका सेकुलर इंडेक्स डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल, ये तीनों लोग साथ मिलकर काम करें और हेट स्पीच के प्रति एकजुट होकर खड़े हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सहनशीलता पहले बढ़ानी होगी। किसी ने कहा तू पागल है, वो उस इंसान ने दिल पे ले लिया। किसी के कहने से आप ना पागल होते हैं ना समझदार होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब उपहास ना उड़ाया जाए तो समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य भी छोटा है और आपका रास्ता भी छोटा है। लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि सामने वाले को ये समझ में ना आए कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हो सकता है ना। कमाने हैं तो ऐसे 50-60 लाख करोड़ कमाओ, 1-2 हज़ार में क्या होगा। ठीक है। अब हेट क्राइम, ये दो चीज़ें, हेट स्पीच और हेट क्राइम। हेट क्राइम क्या होता है? Hate crime is a criminal offense committed against a person or a property that is motivated by a perpetrator bias against a particular group such as race, religion, ethnicity, sexual orientation and other characteristics. ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा अपराध है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया ना कि आपकी सोने की दुकान है, तो आपकी संपत्ति है ना, अब आपकी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने, तो ये क्या है? ये हेट क्राइम है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी, नायक मूवी, उसमें उन्होंने पूरा महाराष्ट्र, मैं पूरा महाराष्ट्र जला दूंगी, छोटी सी बात पे 2 ड्राइवर भिड़ जाते हैं, बोलते हैं पूरा महाराष्ट्र जला दूंगा, करोड़ों की बसें फूंक दी गई। ये क्या था? वो हेट क्राइम था। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट क्या होता है? हेट क्राइम कैन हैव अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन बोथ। इसके, अब देखो, जब इतने बड़े पैमाने पे बसें फूकी गई, किसकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहाँ से लाती है? आपके टैक्सेस से। अब ज़्यादा टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? आपको। कम बसें किसे मिलेंगी? आप लोगों को। तो ये कम्युनिटी और व्यक्ति दोनों के प्रति एक क्या कह सकते हैं आपको कि विनाश का काम कर सकता है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कानून और नियम, भारत में हेट क्राइम को रोकने की कोई भी पर्टिकुलर कानून नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू माइनॉरिटी ग्रुप दैट मे बी टारगेटेड बाय हेट क्राइम्स। ठीक है, मैंने बताया ना कि अभी एक इंसिडेंट था कि हरियाणा के कपल था, उनको निर्वस्त्र करके पूरे की चीज़ों के लिए सरकार ने नेशनल कमीशंस बनाए हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब टाइप ऑफ हेट क्राइम कैसे होता है? कि फिजिकल हो सकता है, वेंडलिज्म हो सकता है, मतलब ये शारीरिक हिंसा हो सकती है, बर्बरता हो सकती है, उत्पीड़न के कई रूप हो सकते हैं, जैसे हमला हो सकता है, हत्या हो सकता है, संपत्ति को क्षति पहुंचाना हो सकता है। जैसे भाई मुझे पता है कि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, बड़ा बड़ा सा शोरूम खोल के बैठा है, उसका पूरा शोरूम जला दिया, उसका लाखों का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसे हम हेट क्राइम के तहत लेंगे। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? आइडेंटिफाइंग अ हेट क्राइम कैन बी डिफिकल्ट एज अ परपेट्रेटर मे नॉट ऑलवेज एक्नॉलेज द बायस एंड समटाइम्स द मोटिवेटेड मे बी अनक्लियर।
अब आप ये हेट क्राइम के तहत ही हुआ है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो करवा रहा है, जो उकसा रहा है, वो हमेशा से बिल्कुल ही उसने सीधा सीधा बोल दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके खिलाफ सबूत मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, उसने ये जो क्राइम किया है ये उसकी पूर्व अवधारणाओं पे निर्धारित तो नहीं था। इन सारी चीज़ों में बहुत सारी मतलब अनक्लैरिटी रहती है, जिसकी वजह से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इश्यू ऑफ ऑनलाइन हेट क्राइम। अब द प्रिवलेंस ऑफ हेट क्राइम हैज़ इंक्रीज थैंक्स टू द इंटरनेट। मैंने कहा ना, बहुत आसान है, एक इंटरनेट लगाइए और बोलना शुरू कर दीजिए। अब आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आपने बोलना शुरू कर दिया, तो इंटरनेट ने बहुत इजी कर दिया। सोशल मीडिया साइट्स ने आपकी एक्सेस को, आप अपने घर में बैठ के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। इसीलिए इंटरनेट पे और ऑनलाइन साइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे यही डिफरेंस आपको बताना चाहिए कि हेट क्राइम, हेट स्पीच होती क्या है ना। अब आप एक पूरे राज्य को संभालने जा रहे हैं, पूरे भारत को संभालेंगे, कहीं अलग अलग जगह पे पोस्ट होगा, तो अगर आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। फिर आपसे मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया हेट स्पीच कैसे सोसाइटी के लिए एक अभिश्राप का कारण है, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट किस में दिया गया है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे त्रिपुरा लैंड की बात कहाँ की चल रही है, साउथ बोल रही, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, ठीक है। रिसेंटली त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रिलीजियस अलायंस, जिसके चीफ कौन है, मोठा, उन्होंने कहा है कि हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमें ऐसे रिटर्न में लिख कर दे दे कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाएंगे। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं करेगी और ना कर सकती है। उसका कारण है, हम भारत को हमेशा अखंड रखना चाहते हैं, तो हम खंडित होने वाली किसी भी चीज़ पे साइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है क्या? ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइबल एरिया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो और उससे जुड़े 36 गांव जो इस ट्राइबल काउंसिल एरिया के बाहर आते हैं, उनके बारे में ये एरिया है कि हमें इसको अलग करके हमारा त्रिपुरा लैंड बना के दे दो, क्योंकि हम त्रिपुरा के साथ नहीं रह सकते। अभी त्रिपुरा मोटा ने क्या कहा है कि हमें एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो त्रिपुरा मोठा ने क्या कहा है कि हमें एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे काट के अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब ये मतलब कहाँ से निकल के आया है? इट इज़ एसेंशली एन एक्सटेंशन ऑफ अ रूलर ट्राइबिंग पार्टनर इंडिजियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की एक अभी जो रूलिंग पार्टी है उस डिमांड को लेकर आया कि हमें सेपरेट त्रिपुरा चाहिए, किसके लिए? अपनी ट्राइब्स के लिए, ठीक है। द न्यू डिमांड सीक्स टू इंक्लूड एवरी ट्राइबल पर्सन लिविंग इन इंडिजिनस एरिया और विलेज आउटसाइड द ट्राइबल एरिया त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रपोज मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि पूरे त्रिपुरा में अगर कोई भी इस ट्राइब का रह रहा होगा तो वो सब इसके अंडर आ जाएंगे और वो उन सब को हम इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। द आइडिया डज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू सिंपली, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो ट्राइब भारत में कहीं और नहीं रह सकती, वो कहीं भी रह सकती है, लेकिन वो उस ट्राइब का पर्टिकुलर एरिया यही होगा, ठीक है। जैसे गंगा बहती तो पूरे भारत में है ना, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ की है कि भैया गंगोत्री की है, तो उस तरीके से, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा TTADC के लिए सिर्फ 2% उसको पूरा बजट मिलता है, जबकि मान लो अगर पूरे क्या कहते हैं त्रिपुरा में 40 रुपये आते हैं, ठीक है, या 100 रुपये आते हैं, तो सिर्फ 2 रुपये किसको मिलते हैं? TTADC को मिलते हैं, ठीक है। जबकि वहाँ पे अगर पूरे त्रिपुरा में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ से 40 लोग सिर्फ इस एरिया में रहते हैं और बजट कितना मिलता है? 100 में से 2 रुपये बजट मिलता है और 100 में से 40 लोग वहाँ रहते हैं, इसीलिए वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भारत में अलग अलग जगह पे वहाँ से लोग नहीं आ सकते, बस इसका इतना मतलब है कि असम में, मिज़ोरम में, कहीं पे भी अगर ये ट्राइब है तो वो आके यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। अब इसका रीज़न मैंने बता दिया कि भैया 2% वहाँ पे पूरा बजट ही मिलता है, जबकि 40% पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो यहीं रहती है। अब क्या ज़रूरत पड़ गई?
सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि उन्होंने नेशनल रजिस्टर जो था सिटीजन्स के लिए बन रहा था, उसमें उठाई गई डिमांड को उन्होंने दोबारा से रिवाइव नहीं किया, उसको दोबारा रिवीजन चाहिए था। उन्होंने बहुत सारी जनजाति वहाँ की ऐसी थी जो लोकल थी, लेकिन उनको उस रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। जो CAA था उसका भी इन्होंने अपोज किया था, लेकिन उस पर भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि अब हमको अलग ही कर दिया जाए। Tripura saw turbulent violent struggles by different outlet insurgent outfit like Tribal National Volunteers, United Bengali Liberation Front, National Liberation Front of Tripura, All Tripura Tiger Forces, all demanding self-determination sovereignty, albeit on a different ethnic and community line. ठीक है, मतलब इतने सारे ग्रुप ने शुरुआत से ही खुद को अलग जनजाति इसकी डिमांड की कि हमको एक अलग स्टेट में काट के दे दिया जाए। तो त्रिपुरा ने इन चीज़ों का हमेशा से सामना किया, तो अब उसे लग रहा है कि नहीं, उसके लिए भी यही चीज़ सही है कि वो खुद के लिए संप्रभु हो जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि नए राज्यों के गठन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रोसीजर है वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 3 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि ये कहता है दैट स्टेट हैज़ नो से ओवर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स बियॉन्ड कम्युनिकेटिंग इट्स व्यू टू पार्लियामेंट। अगर संविधान ने कहा है कि इसमें से 2 राज्य बनने चाहिए, तो स्टेट उसे मना नहीं कर सकती है। ठीक, अब ये किन आधार पे बन सकती है, या तो भाषा के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या फिर उसकी जाति के आधार पे, या फिर प्रशासन के आधार पे। ठीक, जनसंख्या के आधार पर नहीं। ठीक, धर्म का आधार क्या मतलब हो सकता है कि भाई देखो, जैसे आप कह दें कि त्रिपुरा में एक धर्म का यहाँ से मतलब पर्टिकुलर जाति है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम रहते हैं तो धर्म के आधार पे जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पे हिंदू पंडित बस आ नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ये वो धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमारी थोड़ी सी संस्कृति अलग है, तो हमको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, वो वाला धर्म है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या करता है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नई स्टेट बना सकता है। ठीक है, ठीक है, अब पार्लियामेंट बहुत सारी मतलब स्टेट को अलग तरीके या अलग वजह से बना सकता है। जैसे वो एक सेपरेट टेरिटरी निकाल देगा स्टेट में से, 2 स्टेट्स को मिला के बना देगा, 2 स्टेट्स को तोड़ के बना देगा, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी को मिला के बना देगा। किसी भी तरीके से एक नया राज्य बना सकता है। पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 3 एक्सटेंड टू इंक्रीज एंड डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा या घटाने की शक्ति आर्टिकल 3 में है। अ बिल कॉलिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट में बी इंट्रोड्यूस, जो मान लीजिए अगर हमें नया स्टेट बनाना है तो उसका बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट की परमिशन से किसी भी हाउस में, चाहे आप राज्यसभा में दे दीजिए, चाहे आप लोकसभा में दे दीजिए। Such a bill must be referred by President to the concerned state legislature for the expressing its view to the Parliament if it contains provision that affects the area, boundary or name of the state. अब ये क्या करेगा, जैसे ये विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति इसको उस कंसर्न स्टेट में, मान लो त्रिपुरा का है तो त्रिपुरा में, यूपी का है तो यूपी में भेजेगा। क्यों, क्योंकि उसका एरिया चेंज हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है, इसी वजह से उसके पास भेजेगा और उनके भी व्यू लेने ज़रूरी है। ठीक, ये जो प्रक्रिया है कि भाई हमारे पास ताकत है, आर्टिकल 3 के तहत हमारे पास ताकत है कि हम किसी भी राज्य को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी व्यू लेना चाहते हैं। क्या है, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। शक्ति होने के बाद भी आपको ये देना कि नहीं, ठीक है, आप भी ज़रूरी हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी। रीज़न फॉर डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, ठीक है, कारण क्या होते हैं नए स्टेट बनेंगे, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उस क्षेत्र को डेवलप नहीं किया गया होगा, वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नहीं पहुँचाया गया होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, वहाँ पे खाने पीने की भुखमरी होगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे बहुत ही लो लेवल पे एजुकेशन होगी। ठीक है, और वहाँ पे भाषा के आधार पे, उनकी संस्कृति के आधार पे वो बहुत पिछड़े होंगे। ठीक है, ये सब कारण हो सकते हैं कि किसी भी नए राज्य की मांग की जा सके। भाई वहाँ पे मतलब बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग नए राज्य की डिमांड करते हैं। इश्यूज़, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भाई एक नया राज्य बनाने मतलब वहाँ पे नया हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, यहाँ पे नई वैकेंसीज निकलेंगी, इन सब में लगता है बहुत सारा पैसा। ये पैसा कौन देता है, सेंटर। तो सेंटर के पास भी तो पैसा होना चाहिए। नया राज्य, भाई अभी त्रिपुरा को अलग कर दिया, तो अभी तो पूरे राज्य के लिए एक, मान लो अभी पूरे मान लेते हैं यहाँ पे एक सिटी हॉस्पिटल है लखनऊ में, अब लखनऊ को 2 भाग में कर देंगे तो हमें 2 हॉस्पिटल चाहिए, 2 कोर्ट चाहिए, तो सारी चीज़ों के बर्डन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, या फिर
भाई अब किसी स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं, सत्ता चलती है, ठीक है, तो उनके पावर को भी बढ़ावा मिल जाएगा, उसको भी घटाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसकी वजह से क्या होगी, इंट्रा रिलीजन्स, देखिए इंटर क्या होता है, दो राज्यों के, इंट्रा मतलब राज्य के अंदर ही जो प्रतिद्वंद है वो उसका उदय हो सकता है, ठीक है। अब इसका आगे का रास्ता क्या है, there should be a certain clear cut parameters and safeguard to check the unfettered demand, ठीक है। जो उनकी मांग है उनकी सबसे पहले तो मानदंड होनी चाहिए कि ये डिमांड सही है या गलत है। जैसे मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि हाँ ये सही है कि भाई वहाँ पे 40% पॉपुलेशन रह रही है लेकिन 2% ही बजट पहुँच रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनके पास भी बजट पहुँचना नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है डिमांड सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बना के दे दो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बजट एलोकेशन सही से कराया जाए, ठीक है। It is better to allow democratic concerns like development, decentralization, governance rather than और अगर किसी भी क्षेत्र को तोड़ना है तो उसके आधार डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसके आधार कैसे होनी चाहिए, उसके आधार होनी चाहिए लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ना कि जाति, धर्म, भाषा, इसके आधार पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट हेल्ड 13 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम इन वाशिंगटन डीसी। मतलब इंडिया ने और यूएस ने वाशिंगटन डीसी में अपनी 13वीं संयुक्त राज्य व्यापार नीति के तहत अपनी मंत्री स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया। द मीटिंग हैज़ रिजल्टेड इन अ स्मूदर, फ्रेंडलियर, ट्रस्टेड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, ठीक है। देखिए जो भी ये बिजनेस रिलेटेड जितनी मीटिंग्स होती है उसमें क्या होता है कि भाई आराम से बिजनेस हो सके, आप हम पे टैक्स न लगाएं, हम आप पे टैक्स न लगाएं, इन्हीं सब की चीज़ों के बारे में सहजता से और मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ भारत और यूएस से व्यापार कर सके, इसके लिए मीटिंग हुई है। अब टीपीएफ क्या है, ट्रेड पॉलिसी फोरम। TPF is a platform for continuous engagement between the two countries in an area of trade and to further bilateral trade and investment relation। मैंने वही बताया ना कि किसी के भी बीच में बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, भैया तुम हमारे सामान पे टैक्स मत लगाओ, हम तुम्हारे सामान पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि यूएस ज़्यादा डेवलप है, इंडिया कम डेवलप है, तो यूएस के सामान पे थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा, इंडिया के सामान पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। द ट्रेड पॉलिसी फोरम इज अ प्रीमियर फोरम टू रिजॉल्व ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब कोई भी अगर इशू आता है इंडिया के बीच में या यूएस के बीच में तो हम इसी फोरम के तहत उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये फोकस करता है कि इस पे एग्रीकल्चर पे, इन्वेस्टमेंट पे, इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे, ठीक है, सर्विस पे, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे, इतनी चीज़ों पे ये काम करता है, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्री हैज़ इंक्रीज। कितना ट्रेड हमारा बढ़ गया, 2021-22 में हम 119.5 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना बढ़ा है, 80 बिलियन से 119 बिलियन तक बढ़ गया है, ठीक है। लगभग 55 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यूएस से आया है 2000 से 2022 के बीच में, ठीक है। मतलब 2000 से लेकर के 2022 के बीच में 55 ट्रेड आया है, ठीक है। ये दोनों कंट्री क्वाड का भी हिस्सा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड है उसका भी हिस्सा है, I2U2 का भी हिस्सा है, IPF का भी हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग जो पूछते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आप क्वाड के बारे में सब कुछ लिख लीजिए एक पन्ने पे, क्वाड में कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या काम करती हैं, उनका फोकस किस पे है, क्यों उनको बनाया गया है, उनका पर्पस क्या है, ठीक। ऐसे I2U2 क्या है, क्यों बनाया गया, इनका पर्पस क्या है, इनके बीच में कोई एक्सरसाइज तो नहीं होती है, कैसा काम कर रहे हैं, इन सब पे काम कर लीजिए, आपका हो गया, ठीक। द I2U2 कंप्राइजिंग इंडिया, इजराइल, UAE एंड US वॉज एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 2021, ठीक है। कब बनाया गया था, 2021 में बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DIRMP, ठीक है। जैसे कि आपको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि अब अभी तक क्या करते थे, पटवारी क्या करते थे, जाते थे, लिख कर आते थे, पूरा खाता बनता था। अभी गवर्नमेंट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम लोगों को लैंड की ऑनरशिप जो है वो कंप्यूटराइज कर देनी चाहिए, ठीक है। लगभग 6 लाख जो गांव हैं उनके 35% भू नक्शों पे जियो टैग किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। मतलब उनको पॉइंट आउट कर दिया कि ये है। अब एक बात इसमें आती है कैडेस्ट्रल मैप, आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कैडेस्ट्रल मैप क्या होते हैं या भूकर मानचित्र क्या होते हैं। दे आर डिजिटल फॉर्म ऑफ लैंड रिकॉर्ड दैट शो ऑल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लैंड पीसेज बेस्ड ऑन देयर लेंथ, एरिया एंड डायरेक्शन,
ठीक है, मतलब किसी भी जो लैंड है उसका ये रिकॉर्ड होता है, उसकी बाउंड्री होती है कि उसके में वो कितना बड़ा लैंड है, उसका लेंथ कितनी है, उसका एरिया कौन सा है, वो किस डायरेक्शन में, इसको कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। जब आप अपना एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके चैप्टर 3 या 4 फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ठीक है, उसी में एक मैप आप और कर दीजिए कैडेस्ट्रल मैप। आप लोग कहेंगे कहीं ये तो दिया ही नहीं, तो यही अपडेट होता है, इसको कैडेस्ट्रल मैप भी हम उसमें कर देंगे। अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है क्या? इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2023 to 24 टू कंप्लीट इट्स ओरिजिनल टारगेट। ठीक है, कब तक कंप्लीट होगा? 23 से 24 तक के बीच में कंप्लीट होगा। ठीक है, इन 2008 दो स्कीम आई थी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेटिंग द लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, 2 स्कीम आई थी, इन दोनों को अपडेट करके मर्ज कर दिया गया और डिजिटल इंडियन लैंड रिकॉर्ड मैपिंग प्रोग्राम बना दिया गया। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसान से, भूमि से संबंधित होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखा करिए। ठीक है, द DILRMP हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट, 3 मेजर कंपोनेंट है। क्या? पहले तो लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, दूसरा सर्वे करना, और तीसरा रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको भी कंप्यूटराइज करना। ठीक है, ये थी हमारी 14 जनवरी की न्यूज़। आई होप आप सभी लोगों को सारी न्यूज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगी। प्लीज़ आप लोग पूरा लेक्चर देखा करिए। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।